हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। जैसा कि आपको पता है कि एनबीएस पीजीटी के जो एग्ज़ाम्स हुए थे जो कि 15 दिसंबर और 16 दिसंबर 15 एंड 16 दिसंबर को कंप्लीट हुए हैं। इवनिंग की शिफ्ट में हुए थे 3 से 6 के बीच में। तो उसके आंसर की जो है वो रिलीज़ कर दी हैं एनबीएस ने, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा रिलीज़ कर दी गई हैं कल, यानी कि 22 तारीख को ये रिलीज़ हुई हैं और जिसका नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल एड्रेस पर आ चुका होगा। जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो फटाफट अपने ईमेल आईडी को खोलकर वो आंसर कीज़ का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लें और साथ में आप अपनी मास्टर आंसर कीज़ से साथ में मैच करके अपने क्वेश्चन पेपर को चेक कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी नहीं चेक कर पा रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ जो कि एनवीएस पीजीटी हिस्ट्री के अगले 80 क्वेश्चंस जो कि सब्जेक्ट पर हैं। और इससे पहले मैं एनवीएस पीजीटी के नॉर्थ ईस्ट का ही पेपर लेकर पहले 50 क्वेश्चन जिसमें कि मैंने स्पेशल नॉर्थ ईस्ट पर ही लिए हैं। पहले 50 क्वेश्चन जिसमें कि करंट अफेयर्स, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर जीके और जो एक और पार्ट है, इस तरीके से पूरे 50 क्वेश्चंस मैंने इसमें कंप्लीट कर चुका हूं। और उसमें मैंने पूरा का पूरा टॉपिक वाइज पूरे 50 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसमें कि मैंने पूरी की पूरी आंसर कीज़ को कंप्लीट करके आपको बता दिया है। इससे पहले मैंने अपडेट किया है जो कि 16 दिसंबर के नॉर्थ ईस्ट के पेपर का है। तो इसमें मैं कंप्लीट करने वाला हूं अगले 80 क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री पर क्वेश्चन रहेंगे। हिस्ट्री सब्जेक्ट का रहेगा 80 क्वेश्चन जो कि सब्जेक्ट पर हैं। तो चलिए शुरू करता हूं। तो एक के बाद में एक सारे क्वेश्चंस मैं आंसर की के साथ में मैच करूंगा। जो विद्यार्थी इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं कैसे चेक करेंगे उनके लिए ये आंसर कीज़ मैं लेके आया हूं। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अपने आंसर कीज़ को मैच कीजिए। अपना जो पीडीएफ है उसको खोलकर आप मैच कर सकते हैं। तो एक के बाद में एक क्वेश्चन के साथ में मैच करते हुए आप आंसर चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, हड़प्पा सभ्यता में स्वर्ण आभूषणों का प्रयोग का प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो कूट की सहायता से आपको सही उत्तर इसमें सिलेक्ट करना है, इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है, यानी कि आप में अगर देखा जाए तो आपके जो पीडीएफ है उसमें मैच कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन कौन से नंबर का है, तो उसमें आप आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है, इसमें जो प्रमाण मिलते हैं वो सभी जगह मिलते हैं, यानी कि इसका जो आंसर है 4th नंबर वाला बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि अल्लादीनों से भी मिलते हैं, हड़प्पा से भी मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से भी मिलते हैं और साथ में मंडी से भी मिलते हैं। तो चारों के चारों ऑप्शन इसके सही हैं। तो यानी कि इसका चौथा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म है जो कि मैच नहीं करता है, ये आपको बताना है। इसमें पुरातात्विक केंद्र और नदी के बारे में बताया हुआ है। तो कौन सा है जो कि इसमें मैच नहीं कर रहा है? तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है, यानी कि जो मैच नहीं कर रहा है, आलमगीर भादर, दिस इज नॉट मैच, यानी कि ये आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं में से कौन से एशिया माइनर के मितान्नी लोगों के धार्मिक जीवन के अंग थे? तो इसका जो विकल्प है वो सामने दिए हुए 4 ऑप्शन है। तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंद्र और वरुण। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन आ गया, बौद्ध परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध के ठीक पहले निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध हुए थे? ठीक है ना, यानी कि बौद्ध से ठीक पहले निम्नलिखित में से कौन थे जो कि बौद्ध हुए? तो क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर इसमें से कौन सा है? तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4th का विपस्सी। विपस्सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4th का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर नहीं 4th का नहीं, एक मिनट अपडेट करते हैं इसको। आंसर शायद ये नहीं है इसका। इसका जो आंसर है वो है कश्यप, सॉरी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4th का 3rd आंसर सही है, ठीक है ना, मैच कर लीजिएगा। कश्यप इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के समकालीन कौन से राज्य गणतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था? गणतंत्र मतलब के जो डेमोक्रेटिक गणतंत्र की व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। तो ये
चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, मल्ल, शाक्य, वज्जी और वत्स। तो इसमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे? कूट में आपको सिलेक्ट करना है इनमें से कौन कौन से राज्य व्यवस्था थी जिसमें कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था के रूप में जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन में बताना है, पहला वाला सही होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, तो इसका आंसर देखिए, इसमें मल्ल, शाक्य और वज्जी, ये तीन जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, यानी कि इसका पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। बाकी वत्स जो था उसमें गणतांत्रिक में था, इसमें पूरा का पूरा वंशवाद, यानी कि राजा के बाद में उसी वंश का राजा, उसी वंश का जो उत्तराधिकारी होता था वही इसमें राजा नियुक्त होता था। यहाँ पर किसी को भी गणतंत्र पद्धति से राजा नहीं बनाया जाता था। तो मल्ल, शाक्य और वज्जी, ये तीनों जो थे वो गौतम बुद्ध के समकालीन ये राज्य थे, यहाँ पे की गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यह आ गया। अभिलेख साक्ष्यों से पता चलता है कि किसी नंद राजा ने एक नहर खुदवाई थी, ठीक है ना। कहाँ खुदवाई थी? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको ये बताना है कि नंद राजा ने ये नहर कहाँ खुदवाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है वो है कलिंग में। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो इसका सही ऑप्शन होगा। अगला आ गया सारनाथ, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आगे खिसका लेते हैं, क्वेश्चन पूरा दिखेगा आपको इसमें। ये आ गया, सारनाथ के अतिरिक्त अशोक के कौन से स्तंभ सिंह शीर्ष युक्त हैं? तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, वैशाली स्तंभ, लोहिया नंदगढ़ स्तंभ, सांची स्तंभ या फिर संकिसा स्तंभ। चार ऑप्शन है, इसमें से कूट में आंसर देना है कि कौन कौन से स्तंभ है जो कि अशोक स्तंभ मतलब सारनाथ के अतिरिक्त और भी स्तंभ यहाँ पे कि ये प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर कौन सा सही होगा, आपको यहाँ पर कूट में आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो है थर्ड वाला सही होगा, यानी कि वैशाली स्तंभ इज द करेक्ट आंसर, लोहिरा नंदनगढ़ स्तंभ और सांची स्तंभ, ये तीन विकल्प इसके सही होंगे, यानी कि चौथा वाला इसका नहीं होगा। चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपके सामने। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। वक्तव्य दिए हैं दो। भारत में रोम साम्राज्य के साथ सामुदायिक व्यापार था। अरिकमेडू के उत्खनन में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो कूट में आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देना है। तो 8 का आंसर देखिए, भारत में रोम साम्राज्य के साथ सामुदायिक व्यापार था, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। साम्राज्य रोम साम्राज्य के साथ में व्यापारिक संबंध थे, यानी कि वक्तव्य 1 तो बिल्कुल ये सही बनता है। लेकिन आर्किमूड के उत्खनन में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये वक्तव्य गलत है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर मैच बन रहा है, किंतु ये वक्तव्य गलत है, यानी क्वेश्चन 8 का जो आंसर है वो पहला वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहली सूची में आचार्य, दूसरे में उनके धर्म के बारे में दिया हुआ है और मैच करते हुए आपको इसमें आंसर देना है, जिसमें कि लकुलिस, नाथुमुन, सुधर्मा और वसुबंधु दिया हुआ है और सामने उसके ऑप्शन दिए हैं। तो मैच करते हुए कूट में आंसर देने की कौन सा आंसर इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सही मैच करना है, तो इसका सेकंड वाला यहाँ पर मैच हो रहा है, इसको अपन मैच करते हैं। तो लकुलिस का शैव धर्म, नाथुमुन का वैष्णव धर्म, सुधर्मा जो कि जैन धर्म के अंदर है और वसुबंधु बौद्ध धर्म, तो ये इसका सही मैचिंग हो गया। तो सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर रहेगा। निम्नलिखित प्रशस्तिकारों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। वत्स भट्टी, रवि कीर्ति, हरिशरण और रवि शांति। तो ये 10वां क्वेश्चन है, कूट में इसका सही आंसर बताना है, मतलब ऑर्डर तिथि यानी कि पहले से बाद तक जाना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है इसमें अगर आंसर की में देखा जाए तो तीसरा वाला इसमें मैच हो रहा है, जिसमें कि सबसे पहला जो आंसर आएगा वो पहले पर आएगा हरिशरण, दूसरे पर जो आएगा वो बस भट्टी आएगा, तीसरी पर जो आएगा वो तिथि के अनुसार वो रवि शांति आएगा और चौथे पर
रवि कीर्ति आएगा। तो ये इसके ऑर्डर रह जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। उड़ीसा के मंदिर में निम्नलिखित अंगों को नीचे से प्रारंभ कर ऊपर की क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बरंड, बेकी, खरपुरी और पभाग। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है उसको कहाँ से करना है, नीचे से प्रारंभ करना है और ऊपर की ओर, यानी कि बेस से स्टार्ट करना है और टॉप तक जितने भी मंदिर हैं उनको ऑर्डर वाइज जमाना है। तो सही कूट में इसका आंसर देना है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का, तो वो है 4th नंबर, जो कि आंसर कीज में दिया हुआ है। चेक कर लीजिएगा इसको। तो इसमें सबसे पहले आएगा पभाग, ये पहले नंबर पे होगा, यानी कि बेस रहेगा इसका। उसके बाद में बरामदा आएगा सेकंड नंबर पे। देन उसके बाद में बेकी जो तीसरे नंबर पे आएगा, और ऊपर में खरपुरी आएगा। तो इस तरीके से ये ऑर्डर सेट हो गए। तो चौथा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। किसके प्रभाव में ऐसा माना जाता है कि पल्लव राजा महेंद्र वर्मन ने जैन धर्म का परित्याग कर शैव धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो किसके प्रभाव में, कौन था जिसके इन्फ्लुएंस में आकर ये कार्य किया था? तो इसका जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का, वो है आंसर की के अनुसार अपर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन शिव की संहार मूर्तियों में सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो कि है आंसर की में कृतार्जुन मूर्ति, ठीक है ना। 4th नंबर ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो क्या होगा? वीनस किस ग्रीक देवी का रोमन संस्करण प्रतीत होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एथेना, एफ्रोडाइट, आर्तेमिस या फिर क्लियो। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? तो वो है एफ्रोडाइट, सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इसमें 2 वक्तव्य दिए हुए हैं, कथन और कारण दिए हैं। प्राचीन अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है, प्राकृत भाषा। प्रारंभिक भारत में प्राकृत भाषा पूर्ण रूप से विकसित भाषा थी। दोनों में से कौन कौन से कारण और कथन में आपको मैच करते हुए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो देखिए, प्राचीन अभिकरण जो अब जितने भी अभिलेख हैं, जो स्क्रिप्ट हैं, उसमें प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया, यानी कि ये तो इसका सही है। लेकिन प्रारंभिक भारत में प्राकृतिक भाषा पूर्ण रूप से विकसित भाषा थी, ये इसका गलत है। यानी कि ये ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है इसमें? देखिए, ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो आंसर चेक करते जाइएगा और टिक करते जाइएगा आपकी में, जिससे कि आपको मालूम पड़े कि आपने कितने क्वेश्चन सही लगाए हैं। बिल्कुल सही आंसर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में गठित निम्नलिखित विकास संबंधी गतिविधियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि ऑर्डर वाइज अरेंज करना है कि स्टार्टिंग से लेके और अब मतलब पहले से लेके बाद तक के उसमें जाना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, तो कूट में आंसर देना है, ऑर्डर वाइज इनको जमाना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है अगर हम देख लें तो इसमें सबसे पहले इसमें ज्योमेट्रिकली यानी कि ज्योमेट्री का प्रयोग किया गया, यानी कि पहले नंबर पर ये आएगा। दूसरे नंबर पर भारतीय अंकों का प्रयोग माना जाता है, इसमें बिल्कुल सही है, ये दूसरे नंबर पर आ गया। और तीसरे नंबर पर शून्य का प्रयोग हुआ, ठीक है। और चौथे नंबर पर है दशमलव का प्रयोग, जो कि आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। और शून्य भी आर्यभट्ट के, यानी कि आर्यभट्ट ने ही इसका पूरा आगे किया था। यानी कि ज्योमेट्रिकली आपने देखा होगा पुराने जो मंदिर हैं, स्तूप हैं, वो शुरू से ही बनाए गए हैं। तो इसका जो आंसर है वो पहले वाले में ये आंसर मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित विदेशी प्रजातियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो विदेशी प्रजातियां हैं उनको जमाना है। तो सबसे पहले कौन आए थे भारत में और बाद में, यानी कि पहले से बाद तक अरेंज करना है। यहाँ पर जो भारत में प्रवेश किए थे, कूट में इनका आंसर देना है, शक, पल्लव, हिंदू यूनानी या फिर कुषाण। तो इनमें से ऑर्डर अरेंज करना है, सबसे पहले कौन से आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर यहाँ से आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आए थे हिंद यूनानी, ठीक है ना। यूनानी यानी कि पार्थियन जिनको बोलते हैं, हिंद यूनानी। तो सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। इसका ऑर्डर अपन जमाते हैं।
देन उसके बाद में फिर शकों का आगमन हुआ था। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 17 का अपन देख लेते हैं कि पहले हिंद यूनानी आए थे, उसके बाद में शक आए थे। बिल्कुल सही है, शक आए थे। और शक के बाद में फिर आए थे पहला, यानी कि पार्शियन। पहला मतलब पार्शियन बोलते हैं, ठीक है ना, पार्थियन बोलते हैं। पहला मतलब पार्थियन, इनको पार्थियन बोला गया है, पार्थियन, ठीक है ना, पहला बोलते हैं इसको। तो ये थर्ड हो गया। देन उसके बाद में फोर्थ में कुषाण आए थे। तो ये ऑर्डर इसका। तो पहले कौन सा है, पहले में तीसरा आएगा, पहले में तीसरा, पहला, हाँ ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन इसमें दिख रहा है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने सेकंड लगाया बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित हड़प्पई पुरास्थलों में से एक पर प्रस्तर मानकों के बर्मे पाए गए हैं, इसकी पहचान कीजिए। प्रस्तर मनकों के बर्मे पाए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर इसमें से कौन सा होगा, तो वो है चंदेड़ो, ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऊपर रेज हो गया है, तो इसका जो आंसर है वो चंदेड़ो सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। निम्नलिखित में से उत्तर भारत में उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ पे द्वितीय नगरीकरण का विकास हुआ। शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र या फिर नम क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर उत्तर भारत के क्षेत्र यहाँ पे द्वितीय नगरीकरण का विकास हुआ तो वो था नमी वाला क्षेत्र रहा था, ठीक है ना। सबसे पहले नीचे आए थे, यहाँ पे नमी थी, बर्फ के बाद में नीचे यहाँ पे सबसे पहले नगरीकरण हुआ, डेवलपमेंट हुआ। अगर हम बात की जाए, इतिहास की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो चौथा वाला सही होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक ने प्रथम बार स्वर्ण मुद्राएं ढलवाई थी, यानी कि स्वर्ण की मुद्राएं सबसे पहले कौन से कुषाण शासक थे जिन्होंने कि इसको ढलवाया था। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, तो इसका आंसर है बिम किडिफिसिस। बिम किडिफिसिस इज द करेक्ट आंसर। कुषाण शासक बिम किडिफिसिस ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राओं को ढलवाना शुरू किया था। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भारतीय इतिहास के लेखन में निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने हिंदू पुनर्जागरण की अगुवाई की थी, कौन से इतिहासकार थे। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है, तो इसमें है ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, आरसी मजुमदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस को मैच करते रहें, क्योंकि क्वेश्चंस रैंडमली दिए होंगे, तो उनको आपको क्वेश्चंस को आंसर की के अकॉर्डिंगली जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में मैच करते हुए देखते रहना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। बुद्ध के जीवन में महत्व के निम्नलिखित स्थानों को कालक्रम को व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले, उसके बाद में बाद तक इसमें अनुक्रम में जमाना है। तो इसका जो पहला आंसर है, मतलब इसमें से जो पहला सिलेक्शन होगा सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद में बाद तक जाना है, ऑर्डर इसकी जमाना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो कौन सा होगा, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसमें। तो जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का वो है सबसे पहले इनका जन्म हुआ, लुम्नी में इनका जन्म हुआ था, तो पहला नंबर पे लुम्नी आएगा। और लुम्नी के बाद में इनको फिर ज्ञान प्राप्त हुआ, बौद्ध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था ये, ठीक है ना। इन्होंने वन की तरफ में, यानी कि ये इन्होंने, ठीक है, वन चले गए थे ये, अपने परिवार को त्याग दिया था परिवार को। तो उसके बाद में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में फिर इन्होंने ज्ञान दिया, यानी कि पहला प्रवचन दिया था, यानी कि तीसरे नंबर पर सारनाथ आएगा। उसके बाद में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, चौथे नंबर पर यह आएगा। तो इसमें पहले नंबर पर लुम्नी कहाँ पर, यानी कि सेकंड ये हो गया, फिर फोर्थ हो गया, फिर थर्ड हो गया सारनाथ, हाँ ठीक है। तीसरा नंबर इज द करेक्ट आंसर, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सती प्रथा के प्रथम अभिलेख का प्रमाण निम्न में मिलता है। सबसे पहले सती प्रथा का जो प्रमाण है, जो कौन से स्क्रिप्ट हैं यहाँ पे कि इसके बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख ये कहाँ पर है, एरन ये है सागर में है, और सागर में समुद्रगुप्त ने यहाँ पर सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के बाद में यहाँ पर जो शासक रहे, ठीक है ना, उनके शासक के समय में जो उनके मंत्री थे, ठीक है ना, उनकी मृत्यु होने के बाद में जो कि युद्ध में मारे गए थे, तब उनकी पत्नी यहाँ पर सती होती है। उसका प्रमाण यहाँ पर सागर में मिलता है, यानी कि सबसे प्रथम अभिलेख प्रमाण यहीं पर ही मिलता है, यानी कि स्क्रिप्ट में यहाँ पर की जानकारी मिलती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर
13 का फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24, निम्नलिखित में से उस सामग्री को पहचानिए जिस पर प्रारंभिक भारतीय काल की पांडुलिपि की रचना की जाती है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का ऑब्वियसली भोजपत्र। सबसे पहले भोजपत्र पर ही पांडुलिपि लिखी जाती थी, ठीक है ना, ये आंसर सही है इसका, तीसरा वाला। अब अपन 25 की ओर चलते हैं। सूची 1 सूची 2 सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड पर आंसर दीजिए। ग्रंथ, विषय और विषय वस्तु, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, और यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए हैं, तो इनको ऑप्शन को मैच करते हुए आप इनको आंसर देना है। तो 25 का जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। तो शिक्षा जो है वैदिक ग्रंथ का उच्चारण, हाँ ठीक है, वैदिक ग्रंथों का उच्चारण है। कल्प वैदिक अनुष्ठान और विधि। व्याकरण, अगर हम व्याकरण की बात की जाए तो व्याकरण किसकी जानकारी मिलती है, तो व्याकरण में जो है संस्कृत भाषा के नियम है, और निरुक्त में भाषा विज्ञान है। तो ये इसके ऑर्डर सही होंगे, यानी कि 4 3 2 1 4 3 2 1। तो चौथा आंसर इसका सही हो गया 25 का। आंसर मैच करते जाइएगा आप सभी स्टूडेंट जो कि मेरे वीडियो को देख रहे हैं, एंड तक देखिएगा। पूरे 80 क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री पीजीटी के हैं, नॉर्थ ईस्ट के, उसकी पूरी मैचिंग करके आपको आंसर सही देने वाला हूँ। आखिरी तक वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा आंसर मिलने वाले हैं आपको। निम्नलिखित ताम्र पाषाण युग पुरास्थलों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गिलुंद, कायथा, आहाड़ और गणेश्वर। इनको आपको सही कूट में ऑर्डर जमाना है, जो कि ताम्र पाषाण युगीन पुरास्थल है। तो पहले से बाद तक का ऑर्डर जमाना है, यानी कि सबसे पहले कौन सा पुरास्थल था, उसके बाद में इस तरीके से ऑर्डर्स में जमाना है, पहले से बाद तक जाना है। तो 26 का आंसर कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो इसका जो आंसर है सबसे पहले गणेश्वर फर्स्ट, उसके बाद में आहड़ सेकंड नंबर पे आएगा, देन उसके बाद में आएगा कायथा, उसके बाद में गिलिंद आएगा, यानी कि नीचे से ऊपर तक जाने वाला है। 4 3 2 1, ठीक है ना, 4 3 2 1 तीसरा वाला ऑप्शन इसमें 26 का सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। हिम्बुराबी अमोरितजन का प्रथम बेबीलोनियन राजवंश का प्रसिद्ध राजा था। उससे पूर्व उपयुक्त राजवंश में कितने राजाओं ने शासन किया। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। तो इसका जो आंसर है वो अगर हम कहें तो इसका आंसर 4, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। 4 राजा थे जिन्होंने किससे पहले शासन किया था। नहीं, आंसर ये नहीं होगा इसका। इसका आंसर 4, 5 राजाओं ने शासन किया था। 27 का 4th वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सूची 1 सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर, तो सूची 1 और सूची 2 दिए, मैच करते हुए आंसर देना। 28 का आंसर क्या होगा। 28 का आंसर, तो इसमें से जो आंसर है वो 3rd वाला आंसर इसमें मैच है, इसको अपन मैच करते हैं। उत्तर पूर्वी मेसोपोटामिया क्षेत्र, जो कि ऊंचे ऊंचे हरे भरे मैदान के बारे में जानकारी यहाँ पर मैच हो रही है। देन उसके बाद में उत्तर मेसोपोटामिया क्षेत्र की बारे में बात करें तो ऊंचे ऊंचे घास के भूभाग। क्वेश्चन नंबर 28। उसके बाद में दक्षिणी मेसोपोटामिया की बात करें तो ये रेगिस्तान आ गया, और दक्षिण पूर्वी मेसोपोटामिया पारस की खाड़ी। तो इसका तीसरा वाला आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र रोम साम्राज्य का अंग नहीं था। कौन सा नहीं था, इसमें से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर देना है। तो मेसोपोटामिया में उत्तरी अफ्रीका था, फर्टाइल क्रिसेंट था, यूरोप भी था मेसोपोटामिया में, ये तीनों भाग आते थे। सिर्फ मर्जियाना नहीं आता था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से अपने किस लेखन का दारा ने शीर्षक समुद्र संगम के अंतर्गत अनुवाद कराया था,
जिससे वह हिंदू विद्वान के लिए उपलब्ध हो सके। तो कौन सा आंसर सही होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा तो यह है मजमा अल बहरीन। फोर्थ ऑप्शन सही है इसका। 31 देख लेते हैं। मैं भारत की प्रशंसा दो कारण से की है। प्रथम, क्योंकि भारत हमारा देश है और मेरा जन्म स्थान है। देश प्रेम एक महत्वपूर्ण दायित्व है। हिंदुस्तान जन्नत के समान है। इसकी जलवायु खुरासान से भी अधिक बेहतर है और यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु के भांति ज्ञानी हैं। विद्वान लेखक की पहचान कीजिए, किसने ये कहा था? तो इसका जो आंसर है वो है अमीर खुसरो, क्योंकि अमीर खुसरो का जन्म भारत में हुआ था और ये वो एक सूफी था, मतलब जिसने कि 7 सुल्तानों को देखा था। ठीक है ना, 7 सुल्तान इन किसी के सामने शासन किए थे और इसके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, उसने 6 शासकों को देखा था, 6 सुल्तानों को देखा था। तो ये अमीर खुसरो इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 2 दिए हुए हैं यहाँ पर और सही कूट में इनका आंसर देना है। एक अनुमान के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने शासन काल में निम्न में से शासन काल में किसी निम्न सरकारी अधिकारी या एक सिपाही के लिए रहन सहन सस्ता था, किंतु कारीगर और कामगारों के लिए ऐसा नहीं था। मध्यकालीन समाज बृहत असमानताओं का समाज था। शहरों में अमीर वर्ग और संपन्न व्यापारी ठाट बाट से जीवन व्यतीत करते थे, हालांकि आम जनता सादा जीवन व्यतीत करती थी और उन्हें प्राय कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो 2 स्टेटमेंट दिए हैं, तो इन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 32 का। तो देखिए पहला वाला जो अगर देखा जाए तो यहाँ पर निम्न सरकारी अधिकारी और एक सिपाहियों के लिए रहन सहन सस्ता था, क्योंकि सिपाही थे वो की सेना का हिस्सा हुआ करते थे और कहीं ना कहीं पे राजा के लिए वो काम करते थे। लेकिन कारीगरों के लिए और कामगारों के लिए ये सही नहीं था, उनको एक प्रकार से गुलामों के रूप में ट्रीट किया जाता था। तो ये बिल्कुल सही कथन है। इसी तरीके से दूसरा वाला भी सही है। ऑब्वियसली अमीर वर्ग और संपन्न व्यापारी का व्यापार जीवन बहुत ठाट बाट से था, लेकिन आम जनता सादा जीवन जीती थी और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सेकंड वाला भी सही है। यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोनों ही ऑप्शन इसके सही देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि पहला और दूसरा कथन दोनों ही सही है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला बासरा यानी कि सूफी जो इस्लाम के कानून शरिया का पालन करते हैं वर्ग से संबंधित हैं? इस्लाम यानी कि शरीयत कानून का इसमें पालन करने वाले कौन से थे? चिश्ती, सोहरावर्दी या फिर कालंदरिया। 3 दिए हुए हैं इसमें सिलसिला के जो सूफी रहे हैं। तो कूट में आंसर बताना है इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर देना है। तो इसमें देखिए चिश्ती वाला जो सिलसिला है और सोहरावर्दी, ये दोनों ही जो थे शरीयत का पालन करने वाले थे, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन इसका सही है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, पहला वाला आंसर सही रहेगा जो आपने लगाया। तो शहजादा दारा सिको और उनकी बहन जहांआरा निम्न में से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो इसमें से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर अगर आपने लगाया है, ठीक है ना, मुल्ला शाह के ये, ठीक है ना, शिष्य रहे हैं और वो उनके सूफी संत थे जिनके सानिध्य में आकर जिनके साथ में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। क्वेश्चन नंबर 35, इसको हम थोड़ा सा आगे खिसका लेते हैं। निम्नलिखित में से किन वाद्य यंत्रों को तुर्क अपने साथ भारत लाए थे? तुर्क भारत अपने साथ कौन कौन से वाद्य यंत्र लाए थे? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमें बताना है। तो कूट में यानी कि रबाब लाए थे, सज, ख्याल, सारंगी और सितार, इसमें से देखना है। तो देखिए रबाब बिल्कुल आया था, ठीक है ना, ये वाला भी सही है, और सारंगी 2, यानी कि पहला और तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का कहाँ पर दिख रहे हैं इसमें? पहला और ये तीसरा। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ है? ये आ गया अगला क्वेश्चन। चलिए इसमें भी 2 सूची दी हैं, चैतन्य की जीवनी और उसके रचयिता। ठीक है ना, चैतन्य की जीवनी और रचयिता इसमें दिए हैं। चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, चैतन्य चरितमृत महाकाव्यम,
इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हैं और कूट में इनको मैच करते हुए आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन में दिख रहा है वो पहला वाला, अगर आपने लगाया सही, यानी कि चैतन्य चरित्र अमृत, कृष्णदास कविराज, चैतन्य भागवत, वृंदावन दास, चैतन्य मंगल, लोचन दास और चैतन्य चरित्र अमृत की बात करें तो ये कवि कर्णपुरा। तो ये इसका आंसर सही होगा, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर के शासनकाल में शेर शाह की चांदी का रुपया की आकृति का गोला था, एक मानक सिक्का था। निम्नलिखित में से अकबर के द्वारा कौन सा चौकोर चांदी का रुपया जारी किया गया? अकबर के द्वारा कौन सा सिक्का जारी किया गया था, ये आपको 37 का आंसर इसमें देना है। तो इसका नाम है जलाला। अकबर को ये एक उपाधि दी थी वहाँ की आम जनता ने। जलालुद्दीन तो उसका नाम था, लेकिन अकबर उपाधि दी गई थी। अकबर यानी कि जो कि भगवान के समान, देवता के समान, अल्लाह के समान मान सकते हैं, इस तरीके से उन्होंने उपाधि दी थी अकबर का नाम, क्योंकि अल्लाह के रूप में अल्लाह का दूसरा नाम अकबर है। तो अकबर की उपाधि मिली थी, लेकिन इनका जो नाम था वो जलालुद्दीन था अकबर का। तो उसी के नाम पर ये सिक्का जारी किया गया था, जो कि चौकोर चांदी का रुपया था, जो अकबर के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया था। तो जलाला इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38, औरंगजेब द्वारा जजिया को पुनः लगाए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, तो कूट में आंसर देना, इसमें से कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 38 का। तो इसका जो आंसर है वो कूट में बताना है अपने को कौन सा है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। इसका आंसर है पहला और दूसरा। औरंगजेब ने जजिया को 1669 में दोबारा लगा दिया गया था, 79 में सॉरी, और राजकीय सेवाओं में रत सभी राजपूतों को जजिया चुकाने की छूट प्राप्त थी। ठीक है ना, राजकीय सेवाओं में जो रत जितने भी राजपूत थे वो जजिया उनको छूट प्राप्त थी, लेकिन जो सेवाओं में नहीं थे उन हिंदुओं को यहाँ पर जजिया चुकाना पड़ता था, जो कि एक धार्मिक टैक्स था, धर्म के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। तो पहला और दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आ गया अगला क्वेश्चन। मुगल राजस्व शब्दकोश में पैवाकी क्या इंगित करता है? पैवाकी, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर। तो 39 का जो आंसर होगा वो होगा जागीर में आवंटन के लिए सुरक्षित रखा क्षेत्र। सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अल्तुल तमगा जागीर स्थापित की? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपको देना है। तो इसका जो सही आंसर है, तो मुगल बादशाह जो था वो था जहांगीर। सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की और विजय के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की थी? कौन सा युद्ध था जिसमें कि गाजी की उपाधि इसने धारण की थी? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आपको यहाँ पर देना है, विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है खानवा युद्ध। खानवा का युद्ध, सबसे पहला युद्ध पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत के बाद में फिर घाघरा का युद्ध हुआ था, फिर खानवा का हुआ था, फिर उसके बाद में चंदेरी का। इस तरीके से 4 युद्ध हुए थे लगातार। तो खानवा के युद्ध में इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लेते हैं 42 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन मकबरों की संरचना अष्टभुजाकार है? अष्टभुजाकार मकबरे की संरचना कौन सा है? बलबन का मकबरा, सुल्तान गढ़ी का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, खाने जहान मकबूल का मकबरा। कूट में आंसर देना है कौन कौन से इसमें से सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर इसमें बताना है। तो सुल्तान गढ़ी का मकबरा सही है इसका, और बलबन का नहीं है, बलबन का अष्टभुजाकार नहीं था यहाँ पर। गयासुद्दीन का मकबरा सही है कि नहीं है? सही है, भी नहीं है। खाने जहान मकबूल का मकबरा सही, यानी कि इसका दूसरा और चौथा आंसर सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 42 का। अगला क्वेश्चन आ गया, दिल्ली के सुल्तान के शासन काल के सैन्य पदों को आरोही क्रम में नीचे से ऊपर की ओर ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। इनको नीचे से जाना है और ऊपर की ओर जाना है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू
ठीक है ना, यानी कि जो सबसे नीचे वाला जो पद रहता है वहाँ से इसको अरेंज करना है, उसके बाद में ऊपर तक जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर कौन सा होगा, कमेंट्स में आप आंसर मुझे दे सकते हैं अगर आपको मालूम हो तो इसका जो आंसर है वो, ये बिल्कुल सही ऑर्डर दे रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मलिक सबसे ऊपर होते थे, उसके बाद में फिर अमीर आते थे मलिक के नीचे, फिर सिपह सालार आते थे, उसके बाद में शेर ख्याल आते थे। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बिल्कुल ऑर्डर सही है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, दीवाने अर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दीवाने अर्ज, ठीक है ना, दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था, उसका मुखिया अर्जे मामलिक होता था, खारिज सेना का प्रधान सेनापति होता था, अरिज का विभाग एक विशेष दायित्व सेना की भर्ती, साजो सामान जुटाना और वेतन देना होता था। तो उसका कूट में आंसर देना है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन इसमें से सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हमको देना है। तो देखिए बिल्कुल दीवाने अर्ज का मतलब होता था सैन्य विभाग, ठीक है ना, पहला भी सही है। और इसका जो मुखिया था उसको अरिज मामलिक कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये प्रधान सेनापति नहीं होता था, यानी कि इसका तीसरा वाला ऑप्शन गलत है इसका। लेकिन अर्ज विभाग एक विशेष दायित्व वाली भर्ती होती थी और साजो सामान जुटाना और वेतन देना काम होता था, ये भी इसका सही है। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 44 का। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सिया संप्रदाय नहीं है। सिया संप्रदाय का इसमें से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हमें यहाँ देना है। तो इसका जो आंसर है 45 का वो है खारिजी। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 46, पूर्व इस्लामिक अरब का प्रथम कवि है जिन्हें प्रारंभिक मौलाकात कविताओं के रचयिता माना जाता है। तो इसका 46 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर पहला वाला सही है, इमरुल कैस। 47 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध अशारी विचारक थे। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर, तो इसका आंसर जो होगा अल गजाली, फ़ख अलुद्दीन अली राजी, अल फराज और अल फराबी, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कूट में इसका आंसर यहाँ पर कौन सा सही है ये आपको 47 का देना है। तो इसका जो आंसर है वो पहला वाला सही है और दूसरा वाला सही है, यानी कि चौथा विकल्प इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दो सूची दी हुई है, दोनों को मैच करना है यहाँ पर, फितना और कारण, और कूट में आंसर देना है। इसमें कौन सा आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 48 का। तो इसका आंसर पहला वाला मैच हो रहा है, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको मैच कर लीजिएगा, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुण प्रमुख रुआ रुगिला ने विभिन्न हुण कबीलाई समूहों को संगठित किया और कबीलों को मजबूती प्रदान की। कबीले को मजबूती प्रदान करने के लिए, ठीक है ना, इसमें क्या, तो कितने थे यहाँ पर, किस वर्ष किया था, मतलब कौन से वर्ष में किया था, 430, 431, 432 या 434। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, तो वो है 432 वर्ष में हुण के प्रमुख रुआ और रुगीला के विभिन्न हुण कबीलाओं को संगठित किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन, मतलब तीसरा नंबर ऑप्शन सही है, ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित को पहचान कीजिए कि रोमन साम्राज्य के कार्य में महत्वपूर्ण अंग नहीं था इसमें से, तो वो ऑप्शन होगा चौथा, धार्मिक नेता, बिल्कुल सामने दिख रहा है, जो कि चौथा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिल्कुल आंख बंद करके आप इसका आंसर दे सकते हैं ये वाला। अगला क्वेश्चन आ गया, नीचे वक्तव्यों को दीजिए, कथन दिए हैं और कारण दिए हैं। गुप्तोत्तर काल में मुद्राओं के प्रचलन में गिरावट आई, व्यापार में बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ था। गुप्तोत्तर काल यानी कि गुप्त जब का पतन हुआ उसके बाद में जो अगला वंश आया था उस समय की बात है ये। तो वक्तव्यों में कौन सा सही है,
ये दोनों में अभी कथन और कारण दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर कौन सा होगा ये हमें बताना है। देखिए गुप्त के बाद में देखिए मुद्राओं में गिरावट आई थी, ये तो सही है बड़े पैमाने में, क्योंकि मुद्राओं में गिरावट आएगी तो ऑब्वियसली बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये दोनों ही सही है, ठीक है ना। लेकिन किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। हाँ जी ठीक है, सेकंड वाला सही होगा, क्योंकि देखिए व्यापार का तो ह्रास होता है लेकिन उसमें हम ये बोलेंगे कि मुद्राओं के प्रचलन में गिरावट आई थी उस कारण से इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये नहीं है। तो इसलिए आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है कि उस कारण से हुआ था, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। क्योंकि उसके बाद में जब गुप्त साम्राज्य का विघटन हुआ, पतन हुआ, देन उसके बाद वर्धन साम्राज्य, जिसको कि पुष्यभूति साम्राज्य भी बोलते हैं, पुष्यभूति वंश के बारे में बात करते हैं, जो थानेश्वर की राजधानी बनाई थी। उसके बाद में फिर उसका नाम बदल के वर्धन साम्राज्य के रूप में जाना गया, हर्षवर्धन जो कि उसका प्रमुख राजा था, और जो कि उसका क्या नाम है, इससे पहले इनके पिता थे, उनका जो भाई था हर्षवर्धन, राजवर्धन, और इनके जो पिता थे, ठीक है ना। इस तरीके से पूरा परिवार था। तो पुष्यभूति इनके प्रमुख जिन्होंने इसकी नींव रखी थी थानेश्वर में, वो इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाल्मीकि रामायण को अंतिम रूप के लिए कितनी अवस्थाओं से गुजरना पड़ा? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर देना है। इसमें कितने चरणों में गुजरना पड़ा? क्वेश्चन नंबर 52। तो इसका जो आंसर है वो है 5 चरण है इसमें, ठीक है ना। अगर आप इन चरणों को देखा जाएगा तो सबसे पहले इन रामायणों को डिवाइड किया जाए, ठीक है ना। तो इसमें सुंदर कांड भी आता है, फिर उसके बाद में युद्ध कांड भी आता है, फिर उसके बाद में बाल कांड आता है। इस तरीके से ये कांड हैं पूरे के पूरे, ठीक है ना। उन कांडों को 5 भागों में इसे विभाजित किया गया है। तो इसकी जो अवस्था है वो 5 है। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 52 का। 53, निम्नलिखित में से किसने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो ऑब्वियसली आंख बंद करके इसमें आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी ऑप्शन है, मध्य प्रदेश का ही है। तो चंदेलों ने, चंदेलों के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। चंदेलों ने ही यहाँ पर अपनी राजधानी बनाया था खजुराहो को। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन 54 देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बम्बई दक्षिण में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष प्रारंभ किया था? दक्कन में। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हम बात करते हैं तो 54 की बात है ये दक्कन में जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी। तो इसका जो आंसर है वो है 1818 में, ठीक है। तो सी विकल्प सही है 54 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संगठन और नेता। होम रूल लीग, बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही है 54 का। नहीं बताना है। नेशनल पार्टी, नेशनल लिबरल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से ये 4 ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर रहे हैं अपन। तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, और नेशनल लिबरेशन पार्टी ऑफ तेज बहादुर सप्रू, हाँ ये भी ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन लाला लाजपत राय ने नहीं किया था। लाला लाजपत राय कांग्रेस से जुड़े हुए थे, ठीक है, गरम दल के नेता थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं किया था। कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था अगर बात की जाए तो ये साम्यवाद की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर लाला लाजपत राय नहीं है, कोई और है इसके लिए। तो ये इसका आंसर गलत है, यानी कि सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो चौथा विकल्प इसका सही आंसर है, ठीक है ना। जिन्होंने चौथा लगाया वो बिल्कुल सही लगाया है। अगला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के प्लान से जुड़े हुए थे? कैबिनेट मिशन के प्लान से कौन कौन जुड़े हुए थे इसमें आपको बताना है, ठीक है ना। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, स्टैमफोर्ड क्रिप्स, या फिर लॉर्ड वेबल, एलेक्जेंडर, एवी एलेक्जेंडर स्टैमफोर्ड या पैंथिक लॉरेंस, या लॉर्ड वेबल, स्टैमफोर्ड क्रिप्स या एवी एलेक्जेंडर, माउंटबेटन, एवी एलेक्जेंडर या लॉर्ड वेबल। तो इसका आंसर कौन सा होगा 56 का? तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंख बंद करके आप उस पर यकीन कर सकते हैं। एलेक्जेंडर, एवी एलेक्जेंडर, स्टैमफोर्ड क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस, 3 मंत्रियों का ये पूरा का पूरा एक कैबिनेट जो कि इंग्लैंड से भारत की तरफ में आया था, ठीक है। और ये कब आया था?
ये आया था 1927 में वहाँ से सिलेक्ट किया गया था और 1928 में भारत आया था। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली, याद रखिएगा एटली थे। तो एटली के समय में ये आया था, जो कि कैबिनेट मिशन के रूप में आया था ये 28 में, सॉरी 28 में नहीं आया था, अच्छा 28 में साइमन कमीशन आया था। ये आया था 1942 से लेके 46 के बीच में, 46, हाँ 46 में आया था, 46 में आया था, ठीक है। क्रिस मिशन 42 में आया था, 46 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 27 में जो आया था वो साइमन कमीशन आया था, ठीक है, करेक्ट। इटली के समय फिर इटली ने घोषणा भी की थी फरवरी में, और जून में इसको भारत को आज़ाद करने को भी कहा था। तो 1946 में आया था ये, और ये आया था मार्च में आया था, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया था और मई में ये वापस चला गया था, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, जो कि पीछे पहले में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन अभी बिल्कुल सही है। मार्च 1946 में ये आया था कैबिनेट मिशन, जिसमें कि 3 वहाँ की कैबिनेट्स के मिनिस्ट्री लेवल के ये थे, जिसमें कि पैंथिक लॉरेंस स्टैमफोर्ड क्रिस्प, जो कि क्रिस्प मिशन में शामिल थे 1942 में जो आया था, ठीक है ना, वो शामिल थे इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर कौन सा होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 में लखनऊ पत्र के संबंध में निम्नलिखित तो कौन सा सही है? लखनऊ पत्र, अब इसका आंसर देना है, इसमें से कौन सा सही होगा? कांग्रेस के 2 पक्ष पुनः एक हो गए थे। 1907 में लखनऊ कांग्रेस पहली बार एकत्रित हुई थी। कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के मध्य इतने खराब हो गए थे कि दोबारा ठीक ना हो सके, और लखनऊ सत्र की अध्यक्षता AC मजूमदार ने की थी। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 57 का बताना है। देखिए यहाँ पर जो लखनऊ पैक्ट है, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लीग भी, यानी कि कांग्रेस लीग पैक्ट भी बोला जाता है, जिसे लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है। तो इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ हो गए थे, ठीक है ना, और इसमें कांग्रेस के जो 2 भाग थे वो भी बट गए थे, यानी कि ये भी सही है। और 1907 में जो विभाजन हो गया था, गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय ये पूरे के पूरे विघटित हो गए थे। ये दोबारा इनको एक साथ आने का मौका मिल गया था, तो ये भी सही है। और इसमें लखनऊ सत्र की जो अध्यक्षता की थी वो मजूमदार जी ने की थी, ये भी सही है इसका आंसर। यानी कि 57 का जो आंसर है, ये चौथा वाला भी सही है, लेकिन तीसरा वाला इसमें गलत है। यानी कि बताना क्या था जो सही नहीं है, यानी कि आपने अगर थर्ड वाला लगाया है तो ये आंसर सही होगा, तीसरा वाला इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से किस अखबार का संबंध महात्मा गांधी से नहीं था? महात्मा गांधी ने कौन सा अखबार है जो कि नहीं शुरू किया था? इसमें से कौन सा? देखिए इसमें इंडियन ओपिनियन है, यंग इंडिया है, द लीडर है और हरिजन है। तो 58 का जो आंसर है, देखिए इंडियन ओपिनियन की स्टार्ट किया था, यंग इंडिया भी किया था और हरिजन भी स्टार्ट कर दिया था, द लीडर नहीं किया था। तीसरा वाला ऑप्शन इसका जो कि सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की प्रमुख समिति और अध्यक्ष सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटमेंट का आंसर दीजिए, ठीक है ना। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है ना, इसके जो है यूनियन के, फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी और स्टेयरिंग कमेटी की बात हो रही है, स्टैंडिंग कमेटी। तो यहाँ पर मैच करते हुए आंसर देना है कि यूनियन यानी कि संघ पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, यानी कि ठीक है, इसका पहला आंसर सही होगा। 59, ठीक है ना, 59 का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, पहला वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि तीसरा वाला इसका सही है। ड्राफ्टिंग कमेटी के BR अम्बेडकर, अब आखिरी रह जाता है स्टेयरिंग कमेटी जो कि संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद जी हो गए। तो देखिए इसका आंसर कौन सा सही होता है? पहले का चौथा, ठीक है, इसमें आ रहा है, दूसरे का तीसरा, ये भी ठीक है, तीसरे का पहला, ये ठीक है, पहला वाला ऑप्शन जिन्होंने लगाया बिल्कुल सही लगाया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया। निम्न में से किसने INA का गठन में प्रथम कदम बढ़ाया था? इंडियन नेशनल जो वो थी, ठीक है ना, INA का गठन किया था ना, इंडियन नेशनल आर्मी की गठन किया था ना, जिसको कि बाद में सुभाष चंद्र बोस ने लीड किया था। तो सबसे पहले किसने इसको लीड किया था? तो वो कैप्टन मोहन सिंह थे। तो इसका जो आंसर है सेकंड वाला बिल्कुल सही है। वैसे इनिशियली जो बात की जाए तो इसमें
कैप्टन मोहन सिंह रासबिहारी बोस प्रथम कदम बढ़ाया था, रासबिहारी बोस ने, और फिर कैप्टन मोहन ने इसको स्टार्ट किया था। तो इसका, हाँ ठीक है, रासबिहारी, थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। रासबिहारी बोस इज द करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया? पहला स्वतंत्रता संग्राम नाम विनायक दामोदर सावरकर जी ने दिया था, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन लगाया बिल्कुल सही है, वीडी सावरकर, पहला स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन 1857 के का विद्रोह था जिसने कि अपने इलाके यानी कि देश 84 के किसानों को लामबंद कर एक अंग्रेज अफसर के बंगले पर हॉल ऑफ द जस्टिस में परिवर्तित कर दिया था? कौन था ये? 62 का आंसर देना है इसमें। तो इसका जो आंसर है वो है शाहमल, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 62 हो गया, 63 पे चलते हैं अपन। स्टेटमेंट दिए हुए हैं दो, मतलब एक कथन एक कारण दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकरण 22 जुलाई को किया गया था, बिल्कुल सही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना की थी पी वेंकैया जी ने, ये भी सही है, दोनों ही सही हैं इसमें। तो इसमें कथन ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। 63 का जो आंसर है वो पहला वाला सही है, ठीक है। चलिए 64 का आंसर देख लेते हैं। रहनुमाई माजदा शान 1951 की सभा के संस्थापक कौन थे? 64 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है दिनेश बादशाह, एस बंगाली और नरोजी फरनुद्दीन। तीसरा वाला आंसर इसका सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। पूरे 80 क्वेश्चन है इसलिए टाइम लग रहा है, इसलिए क्वेश्चन को एक के बाद एक अपन कूट करके कोशिश कर रहे हैं कि उसके आंसर भी अपन निकाल पाएँ। जनजाति का नाम और राज्य का नाम, भील, टोडा, जारवा और संथाल, ठीक है। देखिए इसमें भील जनजाति की बात की जाए तो भील जनजाति सबसे अधिक जो प्राप्त होती है वो राजस्थान में प्राप्त होती है, यानी कि ए का थर्ड होगा, ठीक है ना, ए का थर्ड होगा, बिल्कुल सुनिश्चित रहें, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भील जनजाति पाई जाती है। और टोडा जनजाति की बात की जाए तो ये नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है, यानी कि तमिलनाडु में। जारवा जनजाति और संथाल झारखंड में पाई जाती है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। संथाल विद्रोह से अपन इसका आंसर लगा सकते हैं, डी का पहला, और जारवा अंडमान निकोबार। लीजिए आंसर आ गया। अब अपन इसको ऑप्शन में मैच करके देखें कौन सा आंसर इसका सही होने वाला है फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो भील यानी कि पहले का तीसरा किस में आ रहा है? पहले का तीसरा, देखिए एक ही ऑप्शन में आ रहा है और किसी में दिया ही नहीं है, तो इसको अपन आँख बंद करके लगा लो, ठीक है। 64 का सेकेंड, 65 का सेकेंड, सॉरी, ठीक है ना, 65 का सेकेंड बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। किस महिला समाज सुधारक ने मुस्लिमों की पर्दा प्रथा का आलोचना करते हुए सुल्तानाज ड्रीम 1905 तथा अवरोध वासनी 1929 नामक की लघु कथाएं लिखी थीं? कौन थी? कैथरीन मेयो, श्रीमती रेहाना तैयब जी, बेगम जहारा शाहनवाज या बेगम रुकैया सिखावत हुसैन? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर, तो इसका आंसर है बेगम रुकैया सिखावत हुसैन ने ये इस तरीके की कविताएं लिखी थी जिसमें कि महिला पर्दा मुस्लिम में जो पर्दा प्रथा थी उसकी आलोचना इसमें की है। चलिए 67 देख लेते हैं। 1882 में स्त्री पुरुष तुलना नामक सारंगभृत रचना किसने लिखी थी? इसमें तुलना की गई थी, तो तुलना इसमें काशीबाई कनितकर, आनंदीबाई कार्वे, रासोल लिंडो अनहल या ताराबाई शिंदे? तो इसका जो आंसर है 67 का वो ताराबाई शिंदे बिल्कुल सही आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। 20 अक्टूबर 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ था? सोशलिस्ट वर्ड इसमें जोड़ा गया था, 1934 की बात है, अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात है। ये कहाँ हुई थी? 1968 का आंसर देना है इसमें, तो इसका जो आंसर है वो है बॉम्बे, ठीक है ना।
थर्ड आंसर सही है बिल्कुल इसमें, जो आप आंसर इसमें लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है ना, 69 ही है, 68 अपन ने कर लिया। चलिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था? बयुद्दीन तैयबजी, रहमतुल्लाह, मोहम्मद सियानी, हकीम अजमुल्ला, मोहम्मद इस्माइल यूसुफ। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है, देखिए मोहम्मद इस्माइल यूसुफ के नाम नहीं है, तो ये आंसर इसका सही है। बाकी के तीनों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन आ गया, किस वर्ष में महिलाओं ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में भागीदारी की थी? महिलाओं ने सबसे पहले कौन सा सम्मेलन था या फिर कौन सा अधिवेशन था जिसमें कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया था? 70 का आंसर देना है, तो इसका जो आंसर है वो है 1889, 1889 में सबसे पहले कार्रवाई में भागीदारी की थी। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं, लेखक और कीर्ति, ये ऑप्शन है इसमें से 71 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसमें मैच कर लीजिएगा आप। तो इसका निकोलो मकयाविली, द प्रिंसेस, दंते एलिघियरी, डिवाइन कॉमेडी, फ्रैंकेल रेवायली, गार्गंतुओ फ्रांसिस बिकेन, ऑन एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया, कथन और कारण दिए हुए हैं, कथन पढ़ लेते हैं। विदेशी शासन के लिए सभी को साझा रूप से घृणा की भावना के अतिरिक्त 1857 में के विद्रोह के पास भविष्य के लिए कोई निश्चित राजनीतिक दृष्टि नहीं थी। कथन दिया हुआ है, ठीक है, घृणित भावना तो थी लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ भी ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल सही दिख रहा है मेरे को। असफलता में भी 1857 की क्रांति में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत का कार्य किया, ठीक है ना, ये इसका कारण दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखिए पहला और दूसरा दोनों सही तो है कि देखिए प्रेरणा का कारण तो बना, लेकिन ये एक्चुअल में ये पार्ट सही है कि नहीं, स्पष्टीकरण इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि ए और आर दोनों सही है, यानी कि इसमें दिख रहा है ये, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है ये, ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है ना, 72 का सेकंड ऑप्शन सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान ने कब कहाँ समर्पण दस्तावेज के अंततः हस्ताक्षर किए थे? जापान ने सबसे पहले, मतलब जब अंत हुआ था जापान ने समर्पण किया था, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी पर जब दो बम, ठीक है ना, लिटिल बॉय और जो सेकेंड बम था जो कि 9 अगस्त को गिराया गया था, 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिरे थे, 3 दिन का अंतराल था, तो उससे बड़ा बम गिराया गया था जो कि नागासाकी पे गिरा था, हिरोशिमा पे सबसे पहले गिराया गया था। उसके बाद में जो समर्पण कर दिया गया था जापान ने अपने घुटने टेक दिए थे, तो वो कहाँ पर इन्होंने दस्तावेज पे साइन किए थे, ये आंसर इसमें बताना है। तो इसका आंसर है 2 सितंबर 1945 में अमेरिकी युद्धपोत मिसौरी पर ये हस्ताक्षर किए थे। 73 का सेकेंड आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 74 ये आ गया। 74, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण के प्रत्युत्तर में चीन ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी थी? 74 का आंसर देना है, तो इसका जो आंसर है वो 1 2 3 4 चौथा आंसर सही है। चेक कई शेख और चीनी साम्यवादी समर्थकों ने जापान के विरुद्ध एक अस्थायी संधि गठजोड़ किया था। इन दोनों ने यहाँ पर संधि कर ली थी, जो कि जापान के विरुद्ध एक साथ मिलकर इन्होंने कार्रवाई की थी। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर देख लेते हैं। चीन में साम्राज्ञी डोजर सेंजी के विरुद्ध बक्सर विद्रोह कब हुआ? बॉक्सर विद्रोह, बॉक्सर, ठीक है, बॉक्सर वाला, तो ये कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर देना है, तो इसका जो आंसर है वो है 1898 से लेके 1900 के बीच में, यानी कि 2 वर्ष में। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 76, नए चीनी गणराज्य का प्रथम आधिकारिक राष्ट्रपति कौन बना? नए चीनी गणराज्य का प्रथम आधिकारिक राष्ट्रपति जब चीन में गणराज्य बना तो उस समय कौन बना था, ये आंसर हमें यहाँ पर देना है। 76 का आंसर जो है वो कौन सा होगा, तो वो है युआन शिकाई, ये आंसर सही है इसका निम्नलिखित में से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए आंसर टिक करते जाइएगा। निम्नलिखित में से किसका
प्रोटेस्टेंट आंदोलन में योगदान नहीं था, प्रोटेस्टेंट, ठीक है ना, प्रोटेस्ट किया था इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर वो है जॉन हास, ये इसका सही आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन आ गया, 1919 में चीनी देशभक्त छात्राओं के प्रदर्शन को जिसने कि विज्ञान और लोकतंत्र की संकल्पना को रेखांकित किया है क्या है, क्या कहा गया है 1919 की? 78 का आंसर देना है, तो वो है माई फोर्थ मूवमेंट, आंदोलन के नाम पर। पहला आंसर सही है 78 का। अगला है 79, फिर उसके बाद में 80, आखिरी क्वेश्चन पे जाएंगे। ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुनर्जागरण काल के विषय पर सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है, सही नहीं होगा वो वाला चुनना है, यानी कि 3 ऑप्शन इसमें सही होने वाले हैं। तो 79 का जो ऑप्शन इसमें गलत है वो है इसमें सेकंड वाला। इसका उद्देश्य प्राचीन पारंपरिक युग की सांस्कृतिक की उपलब्धियों को स्वीकार करना था जिससे कि व्यक्ति को पॉप के बंधन से मुक्त किया जा सके। ये वाला आंसर इसका सही नहीं है, सेकंड वाला अगर आपने लगाया है तो सही होगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री का है, ये 80वां क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन जो कि आए थे इसमें एनवीएस के पीजीटी हिस्ट्री में। कथन और कारण दिए हुए हैं इसमें। तो कथन क्या, 1784 के पीस इंडिया एक्ट के तहत कंपनी भू क्षेत्रीय अधिकारों को छुआ नहीं गया, केवल भारत के जनसाधारण संबंधी मामलों तथा प्रशासन की अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया था पीस इंडिया एक्ट में। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ करके स्पष्ट पदाक्रम को स्थापित किया गया था। 1784 की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है वो देखिए, पहला वाला तो मुझे सही लग रहा है लेकिन दूसरा वाला गलत लग रहा है, ऐसा कुछ है क्या, या फिर दोनों ही सही हैं? देखिए ये दोनों तो हो ही गए थे, गवर्नर जनरल मद्रास प्रेसिडेंसी को एक ही जगह पे रिपोर्ट करना था जो कि था अपना कलकत्ता के गवर्नर को, कलकत्ता के गवर्नर को रिपोर्ट, यानी कि बम्बई और मद्रास रिपोर्ट करती थी कलकत्ता के गवर्नर जनरल को, जिसको कि मैन हेड बनाया गया था। फिर बाद में जाकर 1833 का जो एक्ट आया था उसमें गवर्नर जनरल वायसराय एक ही हो गया था, ठीक है। तो 1784 की बात हो रही है, ठीक है। तो 1784 में जो वायसराय थे गवर्नर जनरल, 1787 में, 1800 की बात नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद में फिर वायसराय तो 1857 की क्रांति के बाद आए थे। तो गवर्नर जनरल की रिपोर्टिंग की बात की जाए तो यहाँ पर ए और आर ये दोनों ही सही हैं, लेकिन ए जो है सही स्पष्टीकरण, ए का जो सही स्पष्टीकरण आर नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन सही है इसका। सेकंड वाला ऑप्शन अगर आपने लगाया तो इसका ये सही आंसर होगा। तो ये 80 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर पूरे सही आंसर के साथ में दे दिए हैं। तो इसमें से आपको अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताइएगा, और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ साथ मैं अलग अलग टॉपिक पर आपको जीएस की तैयारी कराता हूँ। आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी, और साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और एमपीजीएस, इस तरीके से 4 सब्जेक्ट जीएस के मैं कंप्लीट करा रहा हूँ अपनी स्टडी कॉन्सेप्ट से। तो आप उसको भी देख सकते हैं, पूरे वीडियो प्लेलिस्ट पर आपको मिले। और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आगे और भी स्टूडेंट पीजीटी हिस्ट्री के ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस के आंसर कीज चेक कर सकें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।